हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं, पर माइक्रोब्स के हमारी लाइफ में बेनिफिट्स भी बहुत हैं। और इस चैप्टर में एंड थ्रू दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे हाउ माइक्रोब्स आर फ्रेंड टू अस। सबसे पहले हमारी टर्म आती है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का क्या मतलब है? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटे। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो जनरली हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकें। वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज। अब माइक्रोस्कोप को आप दो हिस्सों में बांटिए। माइक्रो मीन्स इन बायोलॉजी इट इज 10 raised to the power -6, इतने छोटे होते हैं। और स्कोप मीन्स दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से आप देख सकते हैं लेडी माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही हैं। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को जूम करके बड़ा करके देखते हैं, इसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रोब्स में हमारे आते हैं एल्गे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये हर जगह पाए जाते हैं। वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ई कोलाई। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ह्यूमन गट में होता है, हमारे इंटेस्टाइन में। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ये हमें खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एट द सेम टाइम विटामिन के की भी फॉर्मेशन करता है। दूसरा एग्जाम्पल है थर्मोएसिडोफाइल्स। मीन्स दे आर सच बैक्टीरिया विच रिजाइड इन हाई टेम्परेचर, तभी थर्मो वर्ड आया। एसिडो मीन्स एसिड एंड फाइल्स मीन्स लविंग। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में रहते हों, जैसे कि थर्मोप्लाज्मा, ये सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क का एक पार्ट लिया हुआ है जहाँ पे थर्मोएसिडोफाइल्स मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स सॉल्ट एंड फाइल्स मीन्स लविंग, जैसे कि हेलिकोबैक्टीरियम है हमारा। तो ये वो बैक्टीरिया है जो बहुत सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो आप इन सब कंडीशन से देख सकते हैं कि माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, चाहे ह्यूमन गट में हम देख लें, चाहे बहुत एसिडिक कंडीशन हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो, या सॉल्ट्स भी होते हैं। ऐसे हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हम इनके यूजेस एक एक करके करेंगे। सबसे पहले माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल में क्या यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ हम इसका देखते हैं। पहला यूज़ है इन प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेशन आपको पता है, किसी भी प्रोडक्ट्स को, जैसे हम पायरवेट हैं, उसको कन्वर्ट करके इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज इन केस ऑफ बेवरेजेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और बेवरेजेस होते हैं ड्रिंक्स। अब ये देखिए कैसे कैरी आउट करते हैं। वी हैव माइक्रोब्स यीस्ट, यहाँ पे है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, या जिसे आप यीस्ट कह सकते हैं। इसको ब्रूइंग यीस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रूइंग मीन्स जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो वो यीस्ट जो हम फ्रूट जूसेस या किसी भी जूसेस में यूज़ करके उससे इथेनॉल बनाते हैं। जैसे यहाँ आप ग्रेप जूस ले सकते हैं, तो ग्रेप जूस में हमने यीस्ट ऐड किया, और यहाँ आप बहुत बड़ा बायो रिएक्टर या फर्मेंटर देख सकते हैं। इसमें क्या है आप देखिए, सबसे ऊपर हमारी एक मोटर है और नीचे इसका क्या है, स्टीयरिंग पैडल्स हैं। ये पैडल्स घूमते जाएंगे, जिसके वजह से इसमें हम जो भी मटेरियल इनोकुलम डालते हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। और एक साइड आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रिएंट इनलेट है, यहाँ से न्यूट्रिएंट हम डालेंगे जिसमें हमारे शुगर सॉल्यूशंस होंगे, जैसे जूसेस वगैरह, और ईस्ट कल्चर। और नीचे प्रोडक्ट आउटलेट है जिसमें फर्मेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये लिक्विड निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक ईस्ट सेल हमने थोड़ा जूम करके देखा है कि ईस्ट सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। देखिए सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है। और जनरली रेस्पिरेटरी चेन अगर एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। पर इन केस ऑफ यीस्ट ये पायरुवेट
एनारोबिक कंडीशन में अल्कोहल बनाती है, जिसे हमने यहाँ 2 इथेनॉल भी लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। सेम यही प्रोसेस इस फर्मेंटर में हमारी सैकेरोमाइसिस सेरेविसी करती है, और फर्मेंटेशन से वो लिक्विड ऊज आउट करती है, जिसको हम डिफरेंट फर्मेंटेड बेवरेजेस में यूज़ करते हैं। अब जैसा हमारा बेस है और जैसे हम रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा ड्रिंक और उसकी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल डिपेंड करती है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर मैं बेस लेती हूँ फ्रूट जूस, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट होगा 40 to 50%, और जो बेवरेज बनेगा उसे हम कहेंगे ब्रांडी। सिमिलरली ग्रेप्स है, उसमें आप अगर फर्मेंटेशन करते हैं तो 10 to 22% अल्कोहल होगा, और जो बेवरेज बनेगी उसे वाइन कहेंगे। सिमिलरली पैडी या वीट को अगर बेस लेते हैं तो 50 से 60% सबसे हाईएस्ट इसमें देखिए अल्कोहल कंटेंट है, और उसको हम एरेक कहते हैं। यानी जैसा हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया और प्रोसेसिंग टेक्निक ली, वैसे ही हमारी अल्कोहल ड्रिंक बनती है और उतने परसेंटेज उसका अल्कोहल होता है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी होते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी। इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको एक मैच्योरेशन देते हैं। उस मैच्योरेशन के प्रोसेस को क्योरिंग कहते हैं, जिसमें उन्हें ड्राई किया जाता है, बैक्टीरियल ट्रीटमेंट दी जाएगी, जिससे उसमें पर्टिकुलर फ्लेवर, कलर और एरोमा आता है। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, ये हमें उसको नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में हेल्प करता है। टी को या कॉफ़ी को प्रोसेस करता है और हमें एक डिज़ायर्ड मटेरियल देता है। सेकेंड यूज़ है हमारा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। माइक्रोब्स आर वेरी हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी देखिए, एंटीबायोटिक्स 2 वर्ड से बना है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। कोई भी माइक्रोब्स ऐसा कोई फ्लूइड रिलीज करता है जो दूसरे माइक्रोब्स को इनहिबिट करे, मारे, तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये टर्म एंटीबायोटिक दी थी सेलमैन वैक्समैन ने, जबकि ओरिजिनली इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो हमारी बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, वो थी पेनिसिलिन। अभी देखो, ये थी सेरेंडिपिटी। कई बार कई रिसर्च हमारी वैसे हो जाती, अपने आप हो जाती, हम प्लान नहीं करते, जस्ट बाय एक्सीडेंट, तो उसको हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। जैसे कि इन्होंने स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एक जो बैक्टीरिया है, उसको प्लेट में कल्चर किया हुआ था, और गलती से पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, उसके कुछ स्पोर्स इसमें स्पिल हो गए। तो उनने क्या देखा, जहाँ जहाँ फंगस ये ग्रो कर रही थी उसके आसपास जोन था, यानी बैक्टीरिया को उनने इनहिबिट कर दिया। वहीं से ये कंसेप्ट आया कि माइक्रोब्स रिलीज सर्टेन केमिकल्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर्स, और हमारी पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। मतलब हमें किसी भी बैक्टीरिया या फंजाई के अगेंस्ट देखनी है एंटीबायोटिक की कितनी स्ट्रेंथ है, तो हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स एंटीबायोटिक की हैं वो उस पर रख देते हैं। अगर बहुत बड़ा जोन बनता है, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांगली इनहिबिट कर रहा है उस माइक्रोब को, और छोटा जोन है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन इनहिबिटरी। पेनिसिलिन को वंडर ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये अमेरिकन सोल्जर्स की चोट, जो कि वुंड होते हैं, उनको ट्रीट करने में बहुत कारगर साबित हुआ था। अब हम आजकल देखते हैं, हम दवाइयों में इतने एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, दे आर वेरी यूज़फुल। तो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं कि एंटीबायोटिक्स में क्या होना चाहिए डिज़ायरेबल एंटीबायोटिक्स में। सबसे पहला हमारा होता है कि एंटीबायोटिक बहुत क्विक काम करे और बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी एक ही एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा तरह के माइक्रोब्स को मारे, ताकि हमें हर एक माइक्रोब्स के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक नहीं खानी पड़े। दूसरा है कि ये माइक्रोब्स में रेजिस्टेंट ना पैदा करे। ऐसा नहीं हो कि मेरी बॉडी के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया है, पहली बार तो मैंने एंटीबायोटिक ली, वो चला गया, कुछ रह गए और वो इतने स्ट्रांग हो गए कि दोबारा मैंने एंटीबायोटिक ली तो वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं कर रही। तो इस तरह की हमें एंटीबायोटिक नहीं बनानी है कि हमारे माइक्रोब्स उससे रेजिस्टेंस पैदा कर लें। तीसरा है, एंटीबायोटिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और चौथी बात है कि ये हमारे यूज़फुल माइक्रोब्स को ना मारे। अब हमारे गट में ई कोलाई या प्रोबायोटिक, हम कई बार प्रोबायोटिक ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो हम कहते हैं प्रोबायोटिक हमारे गट में है,
तो बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया को भी मारे। अब जैसी जैसी एंटीबायोटिक की सोर्स है उसके बेसिस पे हमने ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है ग्राम पॉजिटिव रॉड से जो हमें एंटीबायोटिक मिलती है, जैसा कि बैसिलस सबटिलिस है, उससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है बेसिट्रासिन। ऐसे ही एक्टिनोमाइसिटीज है जो एक बैक्टीरिया टाइप का ही हमारा माइक्रोब्स होता है, नॉट एग्जैक्टली बैक्टीरिया। ये इसमें भी मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिस है जो हमें एंटीबायोटिक्स देता है। तो ये आपको सारे नाम अच्छे से याद करने हैं, इस पर क्वेश्चनिंग आती है, कई बार MCQs आता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी प्रोड्यूस विच एंटीबायोटिक, तो आपको उस टाइम पता होना चाहिए नियोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस प्रोड्यूस एम्फोटेरिसिन बी। सिमिलरली फंगस से जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है, तो उससे हम पेनिसिलिन लेते हैं। तो ये वो फंजाई है जो एंटीबायोटिक रिलीज करती है। ये हमारा पहला काम हो गया एंटीबायोटिक एंड फर्मेंटेशन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल पे और माइक्रोब्स क्या क्या हेल्प करते हैं। एक तो ऑर्गेनिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड जो हमें पेनिसिलियम एस्परजिलस से मिलता है, गैलिक एसिड एस्परजिलस से मिलता है। ऐसे ही फ्यूमेरिक एसिड हमें राइजोपस से मिलता है। आप देख सकते हैं राइजोपस जो हमारा बैक्टीरिया है, उसको जब हमने सोयाबीन केक के साथ, मतलब वो जो सबस्ट्रेटम था उसके साथ ट्रीट किया तो फर्मेंटेशन हुई, और एक्सट्रीम राइट में आप देख सकते हैं फ्यूमेरिक एसिड हमें मिला। तो एसिड हमें हाउस होल्ड यूजेज में, इंडस्ट्रियल यूजेज में काफ़ी कारगर होते हैं। दूसरा है हमें इन माइक्रोब से, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस से एंजाइम मिलते हैं लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें स्ट्रेप्टोकोकस से, आप बैक्टीरिया देख सकते हैं ये सर्कुलर फॉर्म में है, स्फेरिकल है, तो इसलिए इसे कोकस कहा जाता है, एक लाइन में है इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया से हमको एंजाइम मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है कि कई लोगों को आपने देखा हार्ट में क्लॉगिंग हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड की, तो अगर हम ये इंजेक्शन हम उन्हें प्रोवाइड करें तो ये क्लॉट डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से एंजाइम जो हमें एक माइक्रोब ने दिया है काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा फंगस ट्राइकोडर्मा एक केमिकल प्रोड्यूस करती है साइक्लोस्पोरिन, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब हमें ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमारा क्या है, ऑर्गन एंटीजेनिक ना फील करे, रिजेक्ट ना करे, तो तब ये इंजेक्शन साइक्लोस्पोरिन, जो कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इंजेक्शन हम उस इंसान को इंड्यूस करते हैं। चौथा है हमारा विटामिन B12। ये भी प्रोपियोनिक बैक्टीरियम, जब इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसको बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो हमें विटामिन B12 मिलता है। कई लोगों में विटामिन की कमी होती है तो कैप्सूल या किसी और फॉर्म में लेते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं प्रोपियोनिक बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हाउस होल्ड लेवल पे माइक्रोब्स कैसे यूज़फुल हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन एग्जांपल है कर्ड फॉर्मेशन। हम सभी लोग दही जमाते हैं, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हमने दही इनोकुलेट किया, और अगले दिन हम देखते हैं कि सारा जो हमारा बर्तन था जिसमें हमने दही जमाया था वो बिल्कुल सॉलिडिफाइड है। ये होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। उस एसिडिटी से प्रोटीन कोएगुलेट होते हैं, और उसी के वजह से हमारा जो मिल्क था लिक्विडी फॉर्म में था वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। दूसरा हमारा यूज़ है चीज़ फॉर्मेशन में। चीज़ फॉर्मेशन में हमारे जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टॉक। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हम मिल्क का टेम्परेचर पहले देख लेते हैं, फिर स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टॉक को इनोकुलेट किया, उससे क्या है दूध थोड़ा सा फट जाएगा, उसको हम एक मसलिन क्लॉथ में अच्छे से छान लेंगे, उसे टाइटली बंद करके थोड़ी देर रख दिया, और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हमारा चीज़ उसमें से बन गया है। एक्चुअली ये है चीज़ की इनिशियल स्टेज। चीज़ को फाइनली बनने में 5-6 महीने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं उसकी मैच्योरिंग स्टेज। उसके बाद चीज़ का एक डिज़ायर्ड फ्लेवर हमें मिलता है। फिर है इडली डोसा बनाने में। इडली डोसा में भी आपने देखा होगा हम उड़द की दाल है और चावल
उनको भिगो देते हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर में से मिक्स कर दिया, ओवरनाइट रखते हैं, तो हम अगले दिन देखते हैं कि वो जो बैटर है वो बहुत ही फूला फूला फ्लफ़ी हो गया। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होता है, क्योंकि हमारे हवा में हर जगह तो हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये एटमॉस्फेयर से ही आके, इसलिए कहते हैं गर्मियों में बैटर बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये बैक्टीरिया हैं इस बैटर में आ जाते हैं और रात भर उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने की वजह से आप देखिए कई बार डोसा बनाते हो तो उसमें जो आपको छेद छेद गोल गोल दिखते हैं ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स। फिर हमारा है ब्रेड फॉर्मेशन। ब्रेड बनाने में हमारी यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बहुत हेल्पफुल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फ्लोर यानी कि आटा, शुगर, पानी और यीस्ट को मिला दिया। उसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन होने की वजह से यीस्ट उसको यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। एट द सेम टाइम फ्लेवर भी ऐड करता है फर्मेंटेशन से, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ब्रेड में बहुत ज़्यादा ऐसे होल्स आपको दिखते हैं। इसी के वजह से ब्रेड फ्लफ़ी भी होता है। तो ये घरेलू यूजेस पे माइक्रोब्स के हमारे यूजेस हैं। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए सीवेज क्या होता है, चाहे हम अपना यूज्ड किचन वाटर कह सकते हैं इन वॉशिंग द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और यूटेंसिल्स, या हमारे बाथरूम से हम कहते हैं कि वेदर वी टेक बाथ वी डू ब्रश और वॉश आवर क्लॉथ्स। इसके अलावा एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम अदर पाइप्स ऑल्सो, ये सारा जो पानी में एक तरह से आप कहते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट मिला हुआ होता है, इसको ही हम सीवेज कहते हैं। सीवेज में 99.9% वाटर है, 0.1% ही इस तरह की सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं। पर ये इम्प्योरिटीज़ इतनी हार्मफुल है कि ना तो हम इसे एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं, ना हम इसे रिवर्स में डंप कर सकते हैं, क्योंकि रिवर में डंप आप करेंगे तो वहाँ पे जो माइक्रोफ्लोरा है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी हार्म होंगे, वो भी मरेंगे उस कंडीशंस में, केमिकल्स या जो भी आप रिलीज़ करते हैं। तो इस वजह से हम उस सीवेज को ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करके ही रिवर्स या जहाँ पे भी हमको डंप करना दम करते हैं। अब ये देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट से देखिए, वेस्ट वाटर सीवेज का हमारा आया। बार स्क्रीन एक तरह से छलनी की तरह काम करता है, जो बहुत ही मोटे डस्ट के पार्टिकल्स, पत्थर, इस तरह का मटेरियल है, ये छन के पीछे रह जाता है और फिर ये वाटर अगले टैंक में आता है, जिसे ग्रिट एंड सैंड कहते हैं। अब सैंड और बारीक होती है, रेता जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम पानी को थोड़ी देर स्टैंडिंग पोजीशन में उस टैंक में रखते हैं, जिससे ऊपर साफ पानी आ जाता है और नीचे वो ग्रिट एंड सैंड बैठ जाती है। अब हमारा आता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ हम अच्छे से इस पानी को स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे ताकि नीचे सारी गंदगी, जो भी सॉलिड वेस्ट है, वो आ जाए। इसको हम स्लज कहते हैं, और बाकी बचा हुआ जो एफ्लुएंट है अगले एरेशन टैंक में भेज देंगे। जो स्लज ये बचा हुआ है, इसको हम देखो एक डाइजेस्टर टैंक नीचे बना हुआ है जो स्लज को डाइजेस्ट करेगा, और बाद में हमें लास्ट में और भी स्लज मिलेगा, वो सब यहाँ आके मिलेगा। इसमें बेटा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे एज ए मैन्योर यूज़ कर लेंगे, और ऊपर फर्मेंटेशन से जो गैस रिलीज होगी उसको हम ईंधन की तरह, बायोगैस की तरह यूज़ कर लेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में आया। यहाँ बहुत प्रेशर के साथ हवा भरी गई, एरेशन की गई। क्यों? क्योंकि अब हम इसे सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में एफ्लुएंट को जब भेजेंगे, यहाँ हमारे हैं एरोबिक बैक्टीरिया, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमने पहले से एरेशन कर दी। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वाटर में, उसे हार्मलेस प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसमें तोड़ देंगे। अब ये जो हमारे पास स्लज बचा है, ये एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है, क्योंकि ये हमने माइक्रोब से ट्रीट किया है। ये भी सेम वे उसी डाइजेस्टर टैंक में जाके इसका मैन्योर और बायोगैस हमें मिलेगी, और क्लीन वाटर को हम रिवर में डंप कर देते हैं। अब देखिए ये सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में जो हमने माइक्रोबियल ट्रीटमेंट की, यहाँ से हमारे पास एक नई टर्म आती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल यानी माइक्रोब्स की, ऑक्सीजन डिमांड यानी कि उतनी ऑक्सीजन की डिमांड जितना वो 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर सके। ठीक है, 1 लीटर पानी था,
उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी गंदगी थी, कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसे डिकम्पोज करने में, इज़ योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वाटर बहुत पॉल्यूटेड है तो BOD बढ़ेगा, अगर लेस पॉल्यूटेड है तो नेचुरली BOD डिक्रीज होगा। नेक्स्ट यूज़ है माइक्रोब्स का बायोगैस प्रोडक्शन में। अब बायोगैस मेनली क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी से अगर कुछ गैस रिलीज करता है, और इसमें मेन होता है मीथेन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड अमोनिया। मीथेन को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। एक्सट्रीम लेफ्ट से देखिए, लाइव स्टॉक्स हैं उनका वेस्ट, क्रॉप के रेसिड्यू, पीछे वाली स्लाइड में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था वेस्ट वाटर, उससे भी हमें मिलता है वेस्ट, और फूड वेस्ट। इन सब को एक एनारोबिक डाइजेस्टर में हमने ऐड कर दिया। अब इस एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या है, मिथेनोजेंस, मतलब वो ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस, जो अब इस गंदगी को डाइजेस्ट करेंगे। और अब आप देखिए एनारोबिक डाइजेस्टर के बाद हमें दो चीज़ मिली, बायोगैस एंड डाइजेस्टेड। बायोगैस हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एज अ फ्यूल यूज़ होगी। इसमें भी बायोइथेन है, वो हमें व्हीकल की फ्यूल्स में या गैस ग्रिड में यूज़ होती है। और नीचे का जो सॉलिड पार्ट इस डाइजेस्टर के बाद बच जाता है, उसे फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं, सॉइल की लेवलिंग के लिए और उसके एनरिचमेंट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है, और लाइफ स्टॉक की बेडिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट यूज़ है माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट। बायो मीन्स लिविंग, कंट्रोल मीन्स दे आर कंट्रोलिंग द डिजीज़, इसीलिए इसको बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं तो इसे हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज इट इज़ बैक्टीरिया हैं और दूसरे हमारे इंसेक्ट्स हैं। और पहले हम यूज़ करते थे या अब भी काफ़ी हद तक हम यूज़ करते हैं जैसे यूरिया और केमिकल्स। तो सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि हम बायोलॉजिकली क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, हम केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों नहीं यूज़ करते। तो केमिकल फर्टिलाइज़र नॉन रिन्यूएबल हैं, जबकि बायो फर्टिलाइजेबल रिन्यू करते हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी भी बायो फर्टिलाइज़र की ज़्यादा है, 90%, केमिकल फर्टिलाइज़र की कम होती है। बायो फर्टिलाइज़र क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये इको फ्रेंडली है, जबकि केमिकल्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है, हेल्थ हैज़र्ड्स तो होते ही हैं इससे। इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र कॉस्ट इफेक्टिव, कम कॉस्ट में आते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र महंगे पड़ जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र रिलीज़ करता है, बायो फर्टिलाइज़र रिलीज़ नहीं करता। और ये बायो कंट्रोल जब हम किसी चीज़ के करते हैं तो वो बाकी जो कंडीशन है जैसे ड्राउट है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ वगैरह, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि इस तरह का बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं देता। तो इस वजह से हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूट किया। और इसमें भी आप देखिए बायो फर्टिलाइज़र में हम बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड पढ़ते हैं। बायो हर्बिसाइड्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हर्ब्स को मारे, जैसे कि हमारी पहली हर्ब है मिल्क वीड वाइन। ये जो मिल्क वीड की वाइन या बेल होती है, ये हमारे सिट्रस ऑर्किड यानी खट्टे फ्रूट्स पे जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, इन पे एज एन एपिफाइट रहती है और इनके न्यूट्रिशन को लेती है। तो उससे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइटोप्थोरा, जो एक तरह का मोल्ड है। और ये फाइटोप्थोरा क्या करता है, आपके मिल्क वीड वाइन है उस पर अटैक करता है और उसको फ्लोरिश होने से रोकता है। तो एक तरह से हमने एक माइक्रोब्स ही यूज़ कर लिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज़ कर लिया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इन प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स। दूसरा हमारा तरीका है, मान लीजिए फाइटोप्थोरा में हम देख लें कि कौन सी जीन है जिसके वजह से मिल्क वीड वाइन है ये इनहिबिट होती है, मरती है। तो हमने सिर्फ फाइटोप्थोरा का, अब सबसे फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए, जीन आइडेंटिफाई कर लिया और उसको निकाल लिया और उसको ट्रांसफेक्ट किया प्लांट, ये जो लेमन है या ऑरेंज है उस प्लांट का एक सेल लिया और उसमें ये डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया होस्ट में। तो अब हमें जो क्रॉप्स मिलेंगे जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कहते हैं, उस क्रॉप में ये फाइटोप्थोरा का जीन अपने आप एक्सप्रेस करेगा, जिसके वजह से मिल्क वीड वाइन जब उस पर चढ़ के
उसमें शक्कर बना के न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली मर जाएंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, एक हम नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें, एक इसके जीन को मॉडिफाइड करके यूज़ करें। और इस मॉडिफिकेशन से जो हमें प्लांट्स मिलता है उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दूसरा हमारा बायो फर्टिलाइजर है बायो इंसेक्टिसाइड, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू किल द इंसेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉलवॉर्म है जो कॉटन के फ्लावर्स को खाता है। जैसे बॉलवॉर्म इसलिए कहा जाता है कि कॉटन के जब बॉल्स आते हैं उस टाइम उसको खाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल हमें कॉटन जो मिलती है वैसी नहीं मिलती, काफ़ी डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है। इसका सॉल्यूशन हमने किया बाय यूजिंग बैक्टीरिया बैसिलस थूरेंजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लास्टिड होता है जिसमें बीटी टॉक्सिन्स सिक्रीट करने की जीन्स होती है, मीन्स ऐसा जहर जो सिर्फ इस बॉलवॉर्म्स को किल करेगा, बाकी और किसी को नुकसान नहीं होता। तो इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, सेम जैसे पीछे हमने बताया ट्रांसफेक्शन से, कि आप ये देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में बैसिलस थूरेंजेनेसिस है और इसमें एक प्लास्टिड है जो टॉक्सिन रिलीज करता है, वो वाला पार्ट डिकोड करता है। तो इसको मैं कॉटन के सेल से ट्रांसफेक्ट कर दूंगी ताकि मेरे पास जो नए कॉटन के सेल्स आएंगे उससे ऐसे प्लांट्स बनेंगे कि अगर ये बॉलवॉर्म उसे खाएगा तो बॉलवॉर्म के स्टमक में भी हमने देखा है कि बैसिलस थूरेंजेनेसिस रहता है, तो ये वाले जीन्स उसके स्टमक में जाएंगे और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो किल हो जाएगा। तो एक नेचुरल तरीका है बॉलवॉर्म को मारने का। फिर हमारे हैं माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जनरली हम सॉइल में ऐड करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, उनमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम को बढ़ाने के लिए, पर उसका नुकसान होता है, एक तो बहुत कॉस्टली है और दूसरा वो हमारे यूजफुल माइक्रोब्स को मार के भी इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। जैसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे। ये बैक्टीरिया क्या है, हमारे जो लिक्यूमिनस प्लांट है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उन केमिकल से अट्रैक्ट होकर इनके रूट्स के पास जाते हैं और उनके कॉर्टेक्स में उनके रूट सेल्स में इन्वेड करके कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं और कॉर्टेक्स में जाके बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो नोड्यूल फॉर्म हो जाता है और उस रूट नोड्यूल फॉर्म में ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर की फिक्स करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट में। एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें दोनों का फ़ायदा है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देता है प्लांट को और प्लांट अपने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से खाना देता है इस राइजोबियम को। तो ये है सिम्बायोटिक एंड क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू माइक्रोब्स। इसके अलावा हम एजोस्पाइरलम जो एक बैक्टीरिया से बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं जो लूजली बाउंड होता है। अब देख सकते हैं सॉइल में बहुत लूजली बाउंड आसपास है और जब इसको कभी नाइट्रोजन फिक्स करना होता है एट दैट टाइम इट विल मेक अ कनेक्शन विद द पॉलीसेक्राइड और प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करेगा। इसके अलावा एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करते हैं। इसके अलावा हमारे दो और ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोटिकली एसोसिएट होते हैं, एक है एनेबिना जो कि बैक्टीरिया है और दूसरा एजोला जो कि फर्न है। बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा इस फर्न के लिए और ये फर्न इसको प्रोटेक्शन भी देगा और एट द सेम टाइम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से खाना भी देगा। तो कई बार आपने देखा होगा राइस या पैडी फील्ड्स, उसमें भी एजोला और एनेबिना इनके मिक्सचर को कई बार स्प्रेड किया जाता है ताकि ये नाइट्रोजन फिक्स कर सके। इसके अलावा एक और टर्म है हमारी माइकोराइजे। माइकोराइजे है एल्गल और फंगल, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड इन एसोसिएशन विद फंगस। जैसे आपने कई प्लांट्स को देखा होगा कि उनके रूट्स में इस तरह की फंगल एसोसिएशन है, तो इसका नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही होता है। ये फंगस क्या करती हैं, किसी भी प्लांट के रूट से एसोसिएट कर जाएंगी और फिर क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्स करती हैं उन प्लांट्स में और प्लांट्स सिमिलरली प्रोटेक्शन देते हैं फंगस को। अगर ये फंगस बाहर प्रेजेंट होती है रूट के तो हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं और अगर ये अंदर प्रेजेंट होती है तो हम इसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं।